समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है आपकी मशीन डिज़ाइन की, जो कि सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट है। और जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो मस्त चीज़ है आपके लिए। इस सब्जेक्ट की बात करें तो यार, ये सब्जेक्ट आपका इस साल या मतलब सेमेस्टर 6 का हार्डेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो पेपर का प्रोपोर्शन है वो अराउंड 30 to 35% थ्योरी है। आई होप सो इतना ही है, या 40% कह सकते हो, और 60% आपका न्यूमेरिकल है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, जितने पेपर्स आज तक हुए हैं उसमें देखोगे तो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और थ्योरी या तो 2 मार्क्स वाले होते हैं, या तो 3-4 क्वेश्चन मिल गए बहुत मुश्किल से। तो ये याद रखो कि इस सब्जेक्ट में आप थ्योरी के दम पे पास मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बट मुश्किल है, नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सब्जेक्ट आ ही गया है तो वापस आ गए हैं, करेंगे कुछ जुगाड़। चिंता नहीं करना, जब तक मैं हूँ साथ में आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप पास होके आओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसलिए मैं पूरी यूनिट कवर करूंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस तो यार बहुत कम आते हैं, मगर मशीन डिज़ाइन है क्या वो अगर तुम जानोगे नहीं तो आगे के क्वेश्चंस को रिलेट नहीं कर पाओगे। तो रिलेट करने के लिए पहले हम जानेंगे कि इसमें है क्या, मशीन डिज़ाइन होता क्या है। पहला टॉपिक, पहला टर्म। तो जैसे हमें कोई भी चीज़ बनानी है, एक मशीन बनानी है, कोई भी चीज़ नहीं, एक मशीन बनानी है, तो उसमें यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे आपका न्यूटन का लॉ हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गई, बर्नौली प्रिंसिपल हो गया, इन सबको यूज करके। और टेक्निकल इंफॉर्मेशन की ये कितनी फोर्स झेल सकता है, कितना रिजिड है, कितना टेंसाइल है, कितनी इलास्टिसिटी। एंड थर्ड इज इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे हिंदी में कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमेजिन करके ही हम कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, तो इमेजिनेशन भी हमारा उसमें आ गया। इन डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन और मैकेनिकल सिस्टम, एक मशीन को बनाने के लिए टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, कुछ फंक्शन परफॉर्म करे। देखो, एक मशीन हर तरीके के फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती, ऑल्दो आज के ऐसे सिस्टम में आ रहा है कि एक ही मशीन में वो 10 काम कर सकती है, बट 10 में भी कोई ना कोई एक काम तो वो नहीं कर पाएगी जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जिसमें उसका एक्सपर्टीज नहीं होगा। तो ध्यान रखना है। और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस विथ मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। मैक्स इकोनॉमी का मतलब है कि आपका जो खर्चा है वो कम से कम लगे और जो प्रोडक्शन हो वो बहुत ज़्यादा हो, है ना। और एफिशिएंसी का भी मतलब है कि आप कम पावर दो और ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो मशीन डिज़ाइन यही है आपका सब्जेक्ट, कि आपको एक मशीन बनानी है और उसको बनाने के लिए आपको अपना दिमाग, दिल, गुर्दा, भेजा सब कुछ लगा देना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक मशीन को, मशीन मतलब कि एलिमेंट को बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। नंबर 1 है हमारा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ, एक जो मशीन का पार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतनी स्ट्रेंथ हो कि जो काम हमें करवाना है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा रिजिडिटी। हाँ, रिजिडिटी का मतलब होता है आपका सीधा सीधा कि वो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर फोर्सेस आ रही हैं तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट ना हो, वो उसकी प्रॉपर्टी जो है रिजिड हो, वो टूटे ना जल्दी से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा बियर रेजिस्टेंस। बियर रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे कोरोजन हो गया, या आपका कोरोजिव बियर, और पिटिंग हो गई, या एब्रेसिव बियर, मतलब ये काम करते टाइम उसका जो लॉस है बहुत कम हो। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है हमारा मिनिमम डायमेंशंस एंड वेट। तो कम से कम, जैसे एरोप्लेन बनती है तो उसको बहुत हल्का बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उड़ते टाइम फ्यूल ज़्यादा लेगा फिर। तो उसी तरीके से मिनिमम वेट एंड मिनिमम डायमेंशन। फिफ्थ है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की वो अच्छे से काम करे, जैसा हमने सोचा है उस तरीके से वो काम करे, है ना। और सेफ्टी इज द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जो मशीन है वो
सेफली वर्क करे, उससे वर्कर को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं, ये भी पूछे जाएं तो आप लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखो ये दोनों तो आपको याद करना ही है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन एलिमेंट। तो ये 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर कोई भी मशीन डिज़ाइन एलिमेंट है तो आप उसको बनाने के लिए कैसे सोचोगे कि क्या क्या करें तो हमारी मशीन बाहर आएगी। अब यहाँ पे है पहला, स्पेसिफाई फंक्शंस ऑफ एलिमेंट, डिटरमाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट, सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल, डिटरमाइन फेलियर मोड ऑफ एलिमेंट, डिटरमाइन जियोमेट्रिकल डायमेंशंस, देन मॉडिफाई डायमेंशंस फॉर असेंबली एंड मैन्युफैक्चर एंड चेक डिजाइन एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शंस। 7th है प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिमेंट। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा मुझे भड़काऊ लगे, ये आपके क्वांटम में दिए हुए हैं, बट इससे बचने के लिए मैंने आपके लिए एक प्यारा सा पॉइंट बनाया है। तो पॉइंट नंबर 1 है नीड और एम। जैसे अगर आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था चिंटू, तो उसने अपने क्लास 12th पूरा किया था। तो पापा ने कहा इसको सब जो कर रहे हैं वही करवा देते हैं और इसको इंजीनियरिंग करवा देते हैं। उसको भेज दिए, बोले जाओ कॉलेज। वो कॉलेज जाता है भाई। कॉलेज गया तो पता चला उसकी क्लास 10वें फ्लोर पे है। बेचारा सीढ़ी चढ़ते 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 10वें फ्लोर पे पहुंचा, और जब तक पहुंचता तब तक 5 मिनट वो लेट था। टीचर ने कहा बाहर जाके बैठो, बाहर बैठा। उसके बाद अगले में अंदर आया, वो एकदम थक चुका था। अब वो पढ़ेगा क्या बेचारा। वो 10 फ्लोर पे अपनी क्लास अटेंड कर रहा है, वो भी सीढ़ी चढ़ के जा रहा है। सारा उसका एनर्जी, सारा मोटिवेशन खत्म। घर आया, बोला पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा। उसने कहा पापा यार वहाँ पे लिफ्ट विफ्ट नहीं लगी है, क्या करें। तो पापा ने कहा ठीक है। वो पहुँचे कॉलेज, बोले कि देखिए सर हमारा बच्चा थक जाता है ऊपर चढ़ने में, कुछ करिए। अब फीस लेते हैं आप इतनी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल जो थे, डायरेक्टर जो थे, उन्होंने कहा ठीक है करेंगे। और फिर इंजीनियर बुलाए गए। अब सबसे पहला पॉइंट जो हम समझेंगे, नीड और एम। नीड और एम क्या, चिंटू को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हुई तो उसके लिए लिफ्ट या फिर कुछ भी ऐसा, लिफ्ट हो गया नहीं, जेसीबी पे रख करके उसको 10वें फ्लोर पे पहुंचा देंगे। वैसे इतनी लंबी नहीं होती जेसीबी, बट कुछ भी। अब उसको नीड और एम आ गई कि उसको थक जाता है बेचारा, इसलिए पहला पॉइंट आपका हर जगह नीड और एम होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं मैकेनिज्म। इंजीनियर बुलाए गए कि भाई इसको ऊपर कैसे ले जाया जाए, एक रस्सी में इसको बांध करके कोई ऊपर से खींच ले, या ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया जाए। जब ऐसा ही बनाया जा रहा है तो इसको खींचेगा कौन। इस तरीके से 40 लड़के आएंगे, 40 लोग को ऊपर कौन खींचेगा। तो उसके लिए एक हम लिफ्ट का निर्माण करेंगे। तो मैकेनिज्म क्या रहेगा कि एक मशीन रहेगी डब्बा टाइप की, जिसको हम लोग रस्सी से खींचेंगे, मगर हम नहीं बल्कि मशीन मोटर लगा के हम खींचेंगे। ठीक है, तो सेकंड आ गया आपका मैकेनिज्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में ये आ गया कि भैया जो डिब्बा है उस डिब्बे में कितने लोग भर सकते हैं। मतलब 10 लोग भरें, 12 लोग भरें, 14 लोग भरें, कितने लोग, कितना वेट वो उठा पाएगी, है ना। तो एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, कितनी फोर्सेस लगेगी, वो कितना झेल पाएगा। चौथा पॉइंट है मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन का सीधा साफ मतलब है कि लिफ्ट आपकी लोहे की बनी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो प्लास्टिक की बना दिए, पता चला लिफ्ट ऊपर जा रही है और लोग जो उसके अंदर हैं वो नीचे गिरे पड़े हैं, तो लिफ्ट ऊपर ऊपर, तुम नीचे नीचे गिरे जा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टेप 5, डिजाइन ऑफ एलिमेंट साइज एंड स्ट्रेस। तो जो एलिमेंट रहेगा उसके डिज़ाइन कैसी रहेगी, मतलब कि जो स्विच बटन रहेंगे, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटन रहेंगे, ग्राउंड का भी रहेगा, अलार्म का रहेगा, पंखे का रहेगा, पंखा कहाँ पे फिट किया जाए कि सबको हवा लगे, है ना, पार्शियलिटी ना हो। तो उस तरीके से डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट साइज एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो आपका पॉइंट यहाँ पे भी एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में भी आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाएगा। स्टेप 6 है मॉडिफिकेशन। अब पता चला आपने सब कुछ बना लिया, फिर आप सोचो यार देखो ये जो हमने बटन लगाई हैं ये इधर है, अब इधर क्या होगा कि अगर कोई इधर हल्का सा भी पीछे टेक लिया तो बटन दब जाएगी। तो आपने सोचा कि इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं जितनी सबकी हाइट हो और दबे भी ना ये। ठीक है, तो एक तरीके से मॉडिफिकेशन आपने किया। या फिर आपने सोचा कि यार लिफ्ट में एसी लगा देते हैं कि थोड़ा सा यूनिक हो जाएंगे, हमें सब लोग जानेंगे। तो एसी लगा दिए पंखा हटा करके, तो वो मॉडिफिकेशन में आ गया, समझे। तो मॉडिफिकेशन हो गया। और स्टेप 7 है डिटेल ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग बिना ड्राइंग के, खासतौर से मैकेनिकल और
सिविल बिना ड्राइंग के अधूरी है। तो डिटेल ड्राइंग बनाओगे आप लिफ्ट का, अपर व्यू सॉरी टॉप व्यू और साइड व्यू, है ना, ठीक है। ये सारे व्यू बनाओगे आप, 2D 3D सब में एनालाइज करोगे, उसके बाद आप प्रोडक्शन के लिए भेजोगे और चिंटू को लिफ्ट लगेगी और चिंटू आराम से अपने कॉलेज में अपने क्लास में पहुंचेगा। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट, वही ऊपर भी दिए गए हैं, बट मेरी मानो तो ये ज़्यादा आसान पड़ेंगे, इनको कहानी की तरह आप याद कर सकते हो। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पीछे बताया उसको आपको करके ही जाना है, क्योंकि वो कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है यार, ठीक है, तो छोड़ नहीं सकते। अब अगला पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मशीन डिज़ाइन। तो कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो मशीन डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो कॉस्ट की बात रही, तो आपका जो मशीन है उसका कह सकते हो कि जो सामान उससे बनेगा वो कम से कम कॉस्ट में बनेगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी हो सके वो हो, और सेकेंडली लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कम से कम। सेकेंड है हाई आउटपुट एंड इफिशियंसी। तो हाई आउटपुट का मतलब वही हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बने और इफिशियंसी अच्छी हो हमारे मशीन की। स्ट्रेंथ शुड बी स्ट्रॉन्ग टू सस्टेन ऑल द फोर्सेस। तो जो मशीन एलिमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उस पर अगर कोई फोर्स लग रही है उसको इतना स्ट्रॉन्ग तो बनना ही चाहिए कि मान लो कभी गलती से कोई फोर्स लग गई तो भी उसको सह जाए, है ना। जैसे आपकी लिफ्ट होती है, उसमें लिखा रहता है कि 1080 किलो, ठीक है। अब उसमें रहता है कि 1080 किलो के बाद वो बीप करने लगता है, ऑल्दो बीप में भी आपकी लिफ्ट चल सकती है, ये फैक्ट है, मगर वो चलती क्यों नहीं? क्योंकि जैसे कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, ओवरलोडिंग से हो सकता है ज़्यादा पावर लगे, उतनी पावर वो दे ना पाए, तो हम लोग बैकअप प्लान लेके चलते हैं, इसीलिए 1080 आपका लास्ट होता है, ठीक है। और स्टिफनेस और रिजिडिटी, तो स्टिफनेस का मतलब जानते हो आप, और रिजिडिटी एक ही है दोनों टर्म, कि डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और डिफॉर्मेशन तो यार हर एक चीज़ में होगा, मगर जल्दी से नहीं होना चाहिए। सो नथिंग इज 100% आइडियल, बट इट शुड बी। चलिए, प्रेफर्ड नंबर्स इन मशीन डिज़ाइन। तो प्रेफर्ड नंबर्स, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट इससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाहता हूँ। उसके लिए हम आपकी क्वांटम का सहारा लेंगे, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो पार्ट 2 है, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो कि बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत कुछ ऐसी रहेगी कि इसमें बोल रहे हैं कि व्हाट आर इंडियन स्टैंडर्ड्स डेजिग्नेशन ऑफ कार्बन एंड एलॉय स्टील। तो जो कार्बन एंड एलॉय स्टील होती है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें देखो, सबसे पहले लो एंड मीडियम एलॉय स्टील सेल बी डेजिग्नेटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसमें 3-4 टाइप की आपकी स्टील है, ठीक है, उसको ध्यान से आपको देखना है, कर ले जाओगे, बड़ा ही आसान होता है। इट इंडिकेट्स 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो जो सबसे पहले रहेगा वो आपका 100 टाइम्स परसेंटेज ऑफ कार्बन डिनोट करेगा। सेकंड क्या है? केमिकल सिंबल फॉर एलॉइंग एलिमेंट्स, ये आपका इसमें दिया हुआ है। इसमें ज़्यादातर यार CR के ऊपर बनता है, MN के ऊपर क्वेश्चन बनता है, कभी कभी टंगस्टन भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये 4, 10 और 100 इनके बारे में याद कर लेना, बट जितने टाइप के क्वेश्चन दिए हैं उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि सारे याद करोगे तो कन्फ्यूजिया जाओगे, और कन्फ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। तो 4 में आपका CR आता है जी, तो CR के लिए 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ये ठीक, ये 3 चीज़ पढ़ लिए। देखो, इसको हल्का से याद करना है। अब बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जांपल 40 CR4 MO2, तो 40 CR4, जैसे ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 40 CR4 MO2, जो 40 है ये हमेशा आपका कार्बन में आएगा। किसमें? कार्बन में। वेट अ मिनट, थोड़ा सा फोकसिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसको मैंने एफ लॉक ऑन कर दिया है, ठीक है। 40 CR4, अब 40 CR4 में जो आपका ये पहला ही आपका %C है, तो इसको हमेशा 40/100 कर देना है, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 0.4, ठीक है। तो 0.4% ये आपका 40 वाला हो गया। अब CR4, तो CR का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 4 है, तो CR को हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, तो CR आपका 4/4 बराबर 1% आपका CR आ गया। और फिर बचा MO2, तो MO किसमें है? इसमें तो है नहीं, और इसमें है तो 10 है, तो हमारा इसमें कितना है? 2, तो 2/10 है ना, 2/10 हो जाएगा हमारा MO2 का, 2/10 जो कि हो गया 0.2%। तो आपको परसेंट में उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने
देखा कि कैसे इन्हीं को, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, आप समझ जाओगे तो हाँ लिख लोगे, ठीक है। फर्स्ट फिगर है 40 जो कि आपका परसेंट कार्बन में 0.4% आया, सेकंड आपका 1% आया है और थर्ड आपका 0.2% आया। अब ये तो बात हो गई इस टाइप के क्वेश्चन की। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो उनको ध्यान रखना है। देखो हाई एलॉय स्टील जब आएगा तो हाई एलॉय स्टील में क्या करना है, इसमें रहेगा लेटर एक्स मींस कार्बन इन एलॉय स्टील, तो जो क्वेश्चन बनेगा उसमें सबसे पहले एक्स आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स, फिर से वही चीज है। केमिकल सिंबल फॉर एलॉइंग, ये भी एकदम नॉर्मल चीज है। केमिकल सिंबल टू इंडिकेट स्पेशली एडेड एलिमेंट्स टू एलॉय द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर हम इसका नहीं देखने वाले हैं। अब देखो एक्स 10 Cr 18 Ni 9, तो इसमें आपको x जो है आपका कार्बन का वो फैक्टर हो गया, तो x में 10 दिया है, तो 10/100 मतलब 0.01 ना, नो 0.1%, तो ये 0.1%, देखो आपका ये आ गया 0.10%, तो वही चीज है 0.10% आपका x की वैल्यू आ गई x10, ठीक है। x10 इक्वल टू, अब Cr18 है, Cr18 है तो यहाँ पे आपको Cr का केस में जैसे वहां पे हमने डिवाइड किया था वो यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, वो बस वहीं तक सीमित था। तो यहाँ पे हमारा 18% आ गया, जिसमें x पहले आ गया उसमें हमें आगे की वैल्यूज को नहीं छेड़छाड़ करनी है। अब देखो Ni9 है, ठीक है, Ni9 तो हमने Ni लिखा और 9 लिखा तो ये 9% हो गया, ठीक है। जिसमें x पहले आ गया हमें बस यही 10 के साथ छेड़छाड़ करनी है, बाकी सबको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। जिसमें x नहीं है उसमें हमें सबके साथ छेड़छाड़ करनी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करना है। अब थर्ड वाले एग्जांपल पे आओ, इंडियन स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन फॉर हाई स्पीड टूल स्टील, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, हाई स्पीड टूल स्टील, तो XT मीन्स देखो x और T ये तुम्हारा हो गया कार्बन इन टूल स्टील, तो ये आपका कार्बन हो जाता है इन टूल स्टील। अब फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स, तो ये आपका जो XT रहेगा ये आपका 100 टाइम्स हो जाएगा % ऑफ C, ठीक है। केमिकल नेम फिर से वही सब चीजें, केमिकल सिंबल टू इंडिकेट स्पेशली एडेड एलिमेंट्स टू अटेन द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अब यहां पे भी वही चीज है, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम लेते हैं XT75 W18 Cr4 V1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में से XT, तो XT75, ये XT के बाद जो नंबर दिया है तो XT75 हमने लिखा बराबर इसको 75/100 कर दिया, तो कितना आ गया 0.75% हमारा C का हो गया। सेकंड क्या है हमारा W18, तो 18% ये एज इट इज हो जाएगा। Cr4 है तो ये भी आपका एज इट इज 4% हो गया है, और ये आपका वेनेडियम 1 है तो ये भी आपका 1% हो गया है। एज इट इज, इसमें भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस जो पहला वाला है उसके बाद वाला जो है, मतलब पहला जो होता है हमेशा % ऑफ C होगा, % ऑफ कार्बन होगा, जिसको हमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, अगर आप अकेले पढ़ोगे तो बहुत ही बोरिंग लगेगा, बट कोई नहीं। अब चौथे पे आ जाते हैं, स्टील्स व्हिच आर स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट डिटेल्ड केमिकल कंपोजिशन आर स्पेसिफाइड बाय 2 ways। पहला है Fe फॉलोड बाय मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये लाइन याद रखना यार, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारा Fe रहेगा, जैसे Fe मान लो 201 है तो हमारा ये लिखेंगे हम ऐसे, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और बराबर 201%, ठीक है। देखो जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन है Fe फॉलोड बाय यील्ड स्ट्रेंथ इन, हाँ एक चीज और, सॉरी यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, ठीक है, परसेंट ना लाके न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा। Fe फॉलोड बाय यील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है और यहाँ पे मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है। देखो एग्जांपल Fe 360 है तो 360 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें कुछ नहीं है, बस कहानी लिखी हुई है, समझ रहे हो, इसको एज इट इज उतार देना है। फिर यहाँ पे Fe है 250, तो क्या करना है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ और 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आंसर हो गया भाई साहब, 2 नंबर मिलेंगे इसके, तो ध्यान में रखना, कुछ है नहीं यार। लास्ट में है अ फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन, अ लेटर C, एंड फिगर इंडिकेटिंग 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ मैंगनीज। तो इसमें जो आपका मैंगनीज होगा 55C4 है, तो 55 आपका कार्बन स्टील हो जाएगा जिसको हमने 100 से डिवाइड किया, ठीक है।
फिर हमारा सी है तो सी को हमने कार्बन लिख दिया। 4 जो है इन्होंने बताया कि मैंगनीज है, ठीक है, 10 टाइम्स द एवरेज परसेंट ऑफ मैंगनीज। तो 4 को हमको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4%। तो परसेंट लिखना है, बस एक जगह हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखना है, वो याद रखना कौन सा है, ये वाला, ठीक है, FE और FEE कैपिटल E, ठीक है। तो इतना ही है इसमें। अब आपको मैं न्यूमेरिकल दिखा दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि इसमें कुछ है नहीं। ये देखो 2 नंबर में, वैसे 5 नंबर दिखा रहे हैं बट यहाँ पे, बट 2 नंबर में पूछा जाएगा, या तो फिर 5 में भी आ सकता है। तो 5 में आ गया तब तो तुम तो लकी हो यार, नहले पे दहला। अब व्हाट इज 25Cr4MO2। तो अगर इसको सॉल्व करना है, जैसे हम बस क्वेश्चन लिखते हैं और आप सॉल्व करोगे मेरे साथ, 25Cr4MO2, ठीक है, MO2, ओके। तो 25Cr4, 25 को हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारा परसेंट ऑफ सी आएगा, है ना। पहले देखो इट इज 25%, तो हमारा आ गया 0.25%, 0.25% ऑफ सी, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर Cr4 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर Cr का कितना होता है, अगर हम पीछे पलट के देखें तो हमें यहाँ दिया गया है ना, Cr का 4 है, तो Cr को बस 4 को 1 से डिवाइड कर देना है। Cr 4 हो गया तो 4/4 मतलब 1% आ गया। अब लास्ट है MO2। तो MO2 का भी हम अगर देखें तो MO2 हमारा आई थिंक 10 है, ठीक है, MO हमारा आता है 10 में, है ना, हाँ। तो MO को हमें 2 को हमें 10 से डिवाइड कर देना है बस, तो आएगा 0.2%। ये आपका आंसर हो गया यार, देख लो, बस इसको लिखने का तरीका देख लेना, 0.2% ऑफ MO, ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर दिला देगा। अब यहाँ बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर तुम पूछोगे तो फिर इसमें क्या बात रह जाएगी यार, है ना। Fe320 इट इंडिकेट्स अ स्टील विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। भाई ये यहां से यहां तक के ना आपके 1-2 नंबर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ये अगर लिखना है, देखो स्टील तो पूरे हैं, स्टील सब है, जितने पढ़े सब स्टील है, बस लिखना क्या है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। FE 200 है तो यहाँ पे इट इंडिकेट स्टील विथ मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 200 न्यूटन, बस। तो ये आपको नंबर दिला गया। 5 नंबर में 3 चीज पूछे हैं, तीनों बड़ा आसान है। 40C8 है तो 40 को हमने 100 से डिवाइड किया, 0.40 आ गया। और फिर सी का CA रहेगा, 8 को जो है हमें 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा इट इज 10 डिवाइडेड बाई 10% ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज है ये हमारा, ठीक है, लास्ट वाला 8, तो 0.8% ऑफ मैंगनीज। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में है, देख लो, कुछ भी है नहीं इसमें। अब ये बहुत बड़ा चीज बन सकता है आप लोग के लिए, बट है नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन ये है जो कि थोड़ा टिपिकल है, ये आना नहीं चाहिए, अगर आ जाता है तो ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बोले हाउ विल यू डेजिग्नेट द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ स्टील। इसमें आपको वैल्यूज दे दिए हैं, तो वैल्यूज आप पहले गिवन लिख लेना। गिवन लिखोगे तो अच्छा फीलिंग आएगी, वो समझेगा कि हाँ ठीक है बच्चे ने लिखा है तो कुछ करते हैं। और कार्बन है 0.30 से 0.40, तो हमको इसके बीच की वैल्यू लेनी है, वो भी 5 का मल्टीपल। तो 0.30 से 0.40 के बीच में 35 आता है, राइट। 0.35 हमने उठाया, तो 0.35 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया। तो 35% ऑफ सी हमें मिल चुका है। अभी Cr 16 है, Cr कितना है 16, तो 16 को अगर आप कन्वर्ट करोगे, देखो 16 कैसे हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा जो कि 5 का मल्टीपल हो, तो 4 आता है, 4। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो गया, समझे। तो 35 Cr 16 यहाँ पे वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है। अगला देखो क्या है, कार्बन आपको दिया है 0.45 से 0.55%, तो इसके बीच में 0.50 आता है, ठीक है, 0.50, 50 नहीं बोलते, 0.50, और 0.50 आ गया तो हमने 50 Cr लिख लिया, सिंपल। और 50 मतलब 50 और Cr की वैल्यू अभी 1 लिखेंगे, 1 कैसे हो रही है, ये इसको 1.8 आएगा तो इसीलिए इसको 1 लिया गया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से, और साथ में वैनेडियम की एज इट इज वैल्यू ली गई है 100 से मल्टीप्लाई करके 21, ठीक। इज दैट क्लियर, क्योंकि इसे 2 भी ले सकते थे बट 2 नहीं लिए हैं, ठीक है, 50 Cr 1 ही लिए हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल है यार, क्योंकि हार्ड पड़ जाता है, बट फिर भी एक टीओ में भाई साहब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर प्रेफर्ड नंबर्स इन डिजाइन। तो प्रेफर्ड नंबर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता रहा है एंड हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। प्रेफर्ड नंबर्स इन मशीन डिजाइन यूज टू स्पेसिफाई द साइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम मशीन डिजाइन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी साइज को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी साइज को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सेकेंड है, दीज आर स्पेशली रिकमेंडेड वैल्यूज which specify the proportion of items and structures, powers, capacities, speed and all other parameters used in production and are expressed numerically। तो ये सारी चीजें आपकी
बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर किस रेशियो में होना चाहिए, पावर कैसा रहेगा, कैपेसिटी कितनी रहेगी, स्पीड कैसे काम करने वाली है, और सारे पैरामीटर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे इजाद किया गया है। देयर आर 5 बेसिक सीरीज, तो 5 बेसिक सीरीज होती हैं, मैं आपको बता दूं। R5 सीरीज, उसका दुगना R10, उसका दुगना R20, उसका दुगना R40, उसका दुगना R80। अब देखो ये अगर इसकी वैल्यूज को आप देखोगे तो √10 5 √10, 10 √10, 20 √10, 40 √10, 80 √10, तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि 1.58, फिर 26 हो गया, 12 हो गया, 063। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप बस देख लो, समझना है कि कैसे होना है, क्योंकि याद करने का कोई यूज नहीं है इसको। अब हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग अननेसेसरी वेरिएशन इन साइजेस, इससे हमारे साइजेस मेंटेन रहते हैं, हमको जितना रिक्वायर्ड रहता है हम उतना ही लेते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल जो आएगा उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसका मतलब पूछा जाता है। ठीक है, प्रेफर्ड नंबर्स क्या होते हैं, 10 नंबर में आ जाता है कई बार, तो ये ट्राई करना याद हो जाए, बट नहीं होता है। तो भी R5 सीरीज में देखो, R5 है तो 5 बाहर आ गया, R10 है तो 10 बाहर। ठीक, और 10 के अंदर अंडर रूट में सिर्फ 10 ही रहेगा हमेशा। अब बट जब क्वेश्चन आएगा तो बदल जाएगा भाई साहब, ध्यान रखना है चीज। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो बदल जाएगा, बाकी ये ऐसे रहेगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप में आपके न्यूमेरिकल पूरे हो जाएंगे। फाई जो होता है ये हमारा होता है रेशियो फैक्टर, और इसी को हमें निकालना है। जब ये निकल जाएगा, देखो इनिशियल इंटू रेशियो फैक्टर की पावर 0, इनिशियल इंटू रेशियो फैक्टर की पावर 1, इनिशियल इंटू रेशियो फैक्टर की पावर 2। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। अब जब यहां से निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू यहां पर रखना है, कंपेयर मैक्सिमम पावर रेटिंग्स एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ 5। तो इससे जो है उसको जब कंपेयर करोगे तो तुम्हें 5 की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन स्टेप 2 और आंसर, और यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए ऐसे कम समझ में आया होगा, मुझे पता है पूरा बाउंस अप हुआ है, कोई बात नहीं। आ जाओ क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से जब समझोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अ मैन्युफैक्चरर इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ 6 मॉडल्स ऑफ मशीन रेंजिंग फ्रॉम 7.5 किलोवाट टू 75 किलोवाट। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कहा चलो बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसने कहा मशीनें हमें चाहिए होंगी, तो उसने अपना कैलकुलेशन किया, कहा कि 6 मॉडल चाहिए होंगे हमें, जिनकी पावर 7.5 किलोवाट से लेके 75 किलोवाट तक होनी चाहिए। भाई साहब छोटे काम से लेकर के वो बड़ा काम करने जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 5 को डिनोट किया, लेट अस डिनोट द रेशियो फैक्टर एज 5। अब पावर रेटिंग को हमने, जैसा मैंने कहा था आपको स्टेप 1 में, कि आपको इस फॉर्म में लिखना है। जैसे हाँ एक चीज और, अगर 6 है तो 5 होगा, और अगर 6 है तो 5 हो जाएगा, 7 है तो 6 हो जाएगा, 8 है तो 7 हो जाएगा, समझे? क्योंकि एक मॉडल आपका 7.5 × 5 की पावर 0 रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा था 6 मॉडल्स, इसलिए हमने 5 मॉडल्स लिए, कलेक्ट किए। 5 कैसे, यहाँ तक 5 हाईएस्ट वैल्यू जाती है, बट जो कि हमारा ये मिला करके 6 हो जाता है। ठीक है, द मैक्सिमम पावर रेटिंग इज 75 किलोवाट। देयरफॉर लास्ट वाले को, सबसे हाईएस्ट वाले को हमने हाईएस्ट वाले के साथ कंपेयर कर दिया। 7.5 × 5 की पावर 5 को इज इक्वल टू 75। यहाँ से यहाँ आके इसके नीचे आ गया, 5 की पावर 5 इज इक्वल टू इतना, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 7.5 की पावर 1/5। यहाँ जो वैल्यू आती है 1.584, तो 5 हमारा निकल आया। इसी को उठा करके इस इक्वेशन में रखनी है, और सारे मॉडल की हमें कैपेसिटी दे देनी है। देखो उठाया यहाँ से, ठीक है, उठा करके हमने इतना आया 1.584, तो पहले वाले का तो इसकी पावर 0 कितनी होगी 1, तो 7.5 आ गया। दूसरे वाले का क्या हुआ 5 की पावर 1, तो वहां पे वैल्यू रखी और हमारा 11.88, जो कि लगभग 12 किलोवाट आ गया। रेटिंग ऑफ थर्ड, तो थर्ड वाले के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका कैलकुलेटर लेके जाना भाई साहब, क्योंकि ये सवाल आसान रहेगा, मगर बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाओगे। अगर सोचो वहाँ गुणा भाग करोगे तो नहीं हो पाएगा। 7.5 × 1.584 की पावर 2, जो कि 19 किलोवाट आ गया। एंड सेम गोज विथ ऑल अदर। ठीक है, सेम उसी तरह सबकी पावर रख करके हमारा आंसर आ गया। और ये आपका लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 नंबर आपका न्यूमेरिकल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल आसान है। ठीक है, अब इसकी बात करें, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रीफर्ड साइजेस, तो उसके लिए आपको प्रीफर्ड साइजेस वाला वो लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ डंपर साथ 40 एंड 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम है,
तो हमें अब जो मैक्सिमम कितने करने थे, कंपनी डेवलपिंग 7 मॉडल्स, तो 7वां मॉडल क्या होगा, 6वां होगा, है ना, क्योंकि पहला वाला जो होगा हम 0 लेते हैं। अब देखो प्रिफर्ड साइजेस को तो इन्होंने बता दिया, न्यूमेरिकल देखो रेशियो फैक्टर इन्होंने निकाला, रेशियो फैक्टर वही तरीका है, वैसे निकाल दो तो बहुत बढ़िया है, और ऐसे करके 1/6 आ गया। जब 1/6 आ गया तो इसको हमने ऐसा लिखा 1.58324, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझा आपने कि जो 40 कहाँ से है, 40 यहाँ से हमने कहा था ना आपको कि हाईएस्ट वाले को कंपेयर करेंगे हाईएस्ट से, तो 630 किलो न्यूटन के जब इसको इक्वल करोगे 40⁵ तो यहाँ से आपका 1.58324 ये निकल के आ जाएगा। बस सेम इसी वैल्यू को 5 को रखते हुए हम चले जाते हैं और हमारा आंसर 7th मॉडल थे ये आ जाता है। इज दैट क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो इस वीडियो में बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं, और पेपर आपका ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, मगर अगर पढ़ते रहोगे तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा, और मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं गारंटी लेता हूं मैं तुम्हें पास कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई थॉट है आपके, वीडियो अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ भी करो। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वांटम चाहिए तो आप मांग सकते हो, मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, करता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इन सब की नोट्स कंबाइंड आएगी जब ये पूरा यूनिट खत्म होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।